हेलो दोस्तों, आप सभी डीएलएड सत्र 2024-26 के प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमारे चैनल पर कुछ दिनों से 2025 का हूबहू पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है और आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि सर नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट करवाएंगे, कब वीडियो आएगी, कब सोल्यूशन करवाएंगे। डेली नहीं करवा पा रहा हूँ, अभी तो मैं 2-3 दिन पे एक पेपर सॉल्व करवा दे रहा हूँ और डेली आगे चल के कंटिन्यू होगा, सभी सब्जेक्ट के होंगे। और अभी तक हमने 2025 का जो हूबहू क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं उसमें हमने 5 सब्जेक्ट तक, ठीक है, पेपर 1 बाल विकास करवा दिया, पेपर 2 शिक्षण अधिगम करवा दिया, पेपर 3 विज्ञान करवा दिया, पेपर 4 गणित भी करवा दिया मैंने और पेपर 5 सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान भी मैंने करवा दिया है। 5 पेपर हो चुके हैं। आप लोग लगातार कह रहे थे सर कंटिन्यू करिए, 6ठा 7वां और 8वां पेपर करवाइए। तो दोस्तों आज से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। और इन बाकी सब्जेक्ट के अगर पेपर सोल्यूशन नहीं देखा है तो बिल्कुल गलती मत करना कि आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करो, क्योंकि जो पेपर मैं करवा रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। इतना रट लो, इतना याद कर लो दोस्तों, बहुत है, ठीक है। इतने जितने भी सब्जेक्ट का पेपर मैंने करवाया है इन सभी का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो क्लासेस आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, 1 बाय 1 करके सारे कराऊंगा। और आज मैं हिंदी करवाने वाला हूँ। ये पेपर 6 है, यहाँ पर 7 लिख गया है, ठीक है। हिंदी जो पेपर 6 होता है वो आज करवाने वाला हूँ। ये आपका 6 है और ये आपका 7 है, ठीक है। ये 7 है, ये 6 है और ये आपका 8 सही है, ठीक है। तो आज हमारा जो पेपर है वो पेपर 6 हिंदी का होने वाला है, यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो हमारी इस क्लासेस की तो हेल्प ले सकते हो, लेकिन जो आपका लिखित वाला क्वेश्चन रहेगा, जो लघु उत्तरीय रहेंगे 2 नंबर के, उसमें आपके समझ पे आधारित प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, यानी अपने शब्दों में आपको लिख कर देना है। गाइड या कॉपी किया हुआ आप लिखोगे तो आपको एवरेज नंबर 1 नंबर ही मिलेगा। और 2 नंबर लेना है तो आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना है। और थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है कि हमारे इस नोट्स को ले लीजिए, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के थ्योरी मिल जाएंगे, अत लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न की सीरीज मिल जाएगी, बहुविकल्पीय भी मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है और 15-20 दिन में आप पूरा रिवीजन करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा आपका। नोट्स के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मात्र 199, कितने रुपए में? मात्र 199 रुपए में आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जा रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो क्लासेस हो चुकी हैं 2025 पेपर का, जैसे आपका साइंस का, गणित का, इन सब का आपको क्लासेस चाहिए तो आपको हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है बी टॉपर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको पेपर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको पेपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा 2025 का, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको लिंक इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, लिंक आपको इस ग्रुप का मिल जाएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, यहां पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस जल्दी से ज्वाइन कर लो आप लोग। तो चलिए बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करते हो। नोट जरूर ले लेना, ये ना सोचो कि हमें पेपर मिल गया है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं सर तो बस हमें अब नहीं पढ़ना है। बचे हुए दिनों में आप अपनी नॉलेज के लिए, ताकि आप जो लिखित वाला क्वेश्चन हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 2 नंबर वाला का हो, उसमें आप कुछ अपने मन से लिख पाओ सही से, ठीक है। तो इसलिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199, कोई 1000-2000 का नोट्स नहीं या कोर्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 199 का ये नोट्स लेना है। इसमें आपको 8 के 8 सब्जेक्ट का सब कुछ मिल जाएगा विद सोल्यूशन, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनके बाकी के 5 पेपर के वीडियो छूट गए उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, देख जरूर ले लो, ठीक है। सब गणित वगैरह सब करवा दिया मैंने, वो सेम क्वेश्चन आने वाला है। आज हम हिंदी करवाएंगे, ये सिस्टम प्रश्न पत्र नहीं, 6वां प्रश्न पत्र है आपका, ठीक है। और ये 25 नंबर का होता है, ठीक है। जो 25 नंबर का पेपर होता है वो 1 घंटे का पेपर होता है और जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें 12 नंबर लाने ही लाने होते हैं। 12 से कम आया तो बैक लग जाता है, फेल हो जाते हैं आप, ठीक है। और 25 नंबर के पेपर में 5 प्रश्न बहुविकल्पीय आते हैं, बाकी अत लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट पहला प्रश्न क्या आने वाला है हिंदी के प्रश्न पत्र में। आप लोग हल नहीं करते हो साथ साथ में, मैंने नोटिस किया है कि वीडियो जब आप प्ले करते हो तो बस आप, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप लोग अपने मन से पहले आंसर करने की कोशिश नहीं करते हो। पहले आप अपने मन से कोशिश करो हल करने का, ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि हाँ भैया ये पेपर आ रहा है तो मुझे कितना आता है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, शाह 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 व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले कौन आंसर करेगा? कमेंट में कमेंट करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर डालिए 1.ABCD, जो सही लगे वो कमेंट बस कर दो मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, ठीक है। तो चलिए 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन आंसर करेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर तो भैया शाह शाह
शा और हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं भैया? ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। थोड़ा डिटेल में भी मैं आपको लेकर आया हूं ताकि आपको क्लियरली मैं समझा सकूं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण मुख से विशेष प्रकार की गर्म उष्मा वायु निकलती है, उस अवस्था में जिन वर्णों को का उच्चारण होता है वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। मैं एक्सप्लेन इसलिए भी कर रहा हूं ताकि समय कम बचा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डिटेल में नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन रटवा दूं। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझा दूंगा ना, तो इसी टॉपिक का अगर दूसरा भी क्वेश्चन आएगा या यही प्रश्न आपके अत लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में दे देंगे तो आप अच्छे से लिख भी सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा जानते होगे। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रश्न का उत्तर रटे रहोगे तो शायद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले जाओ, लेकिन अगर यही प्रश्न अत लघुत्तरीय 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो कुछ आपको आता नहीं तो लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है साथ साथ में, ताकि थोड़ा बहुत आप पढ़ते चलो साथ में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मात्र 500 लाइक का एम रखता हूं दोस्तों। सारे पेपर लगभग करवा दूंगा। 5 पेपर हो ही गए, छठा चल रहा है। 2 पेपर संस्कृत और कंप्यूटर और बचा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न, देखो आही क्या लिखा हुआ है? आही, आही लिखा हुआ है। आही शब्द का अर्थ क्या है, यही पूछा जा रहा है। आही शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया सर्प, शार्दूल, नृप या फिर भौरा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 डालिए कमेंट सेक्शन में और ABCD जो आपको सही लगे उत्तर करें। ऑप्शन है सर्प, ऑप्शन बी है शार्दुल, ऑप्शन 3 है यानी ऑप्शन सी है नृप और ऑप्शन 4 है भौरा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। अब देखो अन्य शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इन चारों ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए उनके भी अर्थ मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया शार्दुल, तो शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? तो शार्दुल सिंह को कहते हैं, शेर या वनराज को कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नृप जो आया ऑप्शन सी में, तो अगर आपसे नृप इस बार पूछ लिया जाएगा तो नृप किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। भौरा आ गया था ऑप्शन में, भौरा का पर्यायवाची अगर पूछ लिया आपसे तो भ्रमर या मधुकर आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं डिटेल सॉल्यूशन पूरा ऑप्शन हल कर रहा हूं ताकि अगर सेम क्वेश्चन ऑप्शन दूसरा दे दें तो भी आप हल कर ले जाओ, ठीक है। चलो अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो स्थावर का विलोम शब्द पूछा गया था। स्थावर का विलोम, देखो पेपर ओरिजिनल है तो इसलिए दोस्तों इतना क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर HD में देखोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन। हालांकि मैं ऑप्शन पढ़ भी दे रहा हूं। स्थावर का विलोम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन 1 है सचल, ऑप्शन बी है चेतन, ऑप्शन सी है चंचल, ऑप्शन 4 है या ऑप्शन डी है जंगम। 4 ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इसी तरीके से मैंने बाकी के पेपर भी हल करवाए हैं, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी यानी जंगम हो जाएगा। देखो स्थावर का विलोम जंगम होता है। अब अन्य जो ऑप्शन दिए गए उनको भी हम हल कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया सचल। सचल किसका होता है भैया? सचल का विलोम होता है अचल। सचल का विलोम क्या होता है? अचल होता है। अगर हम बात करें चेतन, यहां पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो चेतन का विलोम क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। चंचल सी में दिया गया तो चंचल का विलोम स्थिर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको सारे ऑप्शन आपको सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। शब्द है कुमुदनी। कुमुदनी का सही वर्तनी कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कुमुदनी कौन से ऑप्शन में है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो, और शेयर करें, क्योंकि सपोर्ट करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगा मैं और बैक नहीं लगने दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त को शेयर कर देना इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, तो कुमुदनी कौन सा सही लिखा हुआ है? देखो कुमुदनी जो लिखा हुआ है ऑप्शन बी वाला सही लिखा हुआ है। बिल्कुल कुमुदनी ऑप्शन बी में बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है। और कुमुदनी का मतलब क्या होता है? कमल होता है। कुमुदनी किसका पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची। ये भी याद रखो, मैंने बता दिया कमल का पर्यायवाची है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका 5वां नंबर प्रश्न देखो क्या है। 5वां प्रश्न है भाषा संसार का नादम्य चित्र यह कथन किसका है? यह कथन किसका है बताओ? भाषा संसार का नादम्य चित्र है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा आपसे।
आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें फटाफट, फास्टली आंसर करें। अब देखो यहां पर ऑप्शन भी दिए गए थे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का है। किसका है, सुमित्रानंद पंत जी ने कहा कि भाषा जो है वो संसार का नादमय चित्र है। सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है, या प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत जी को। अगला देखो नेक्स्ट क्या है। अब 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हो गए, 5 प्रश्न बहुविकल्पीय हो गए। अब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करना है जो कि 1-1 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको बस प्रश्न का उत्तर 1 से 2 लाइन में लिख कर आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंश और अंश में अंतर स्पष्ट कर दो। देखो अंश और अंश, एक में सा छोटा है और एक में सा बड़ा है, बस इतना अंतर है। इसको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। क्या कहते हैं इसको, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। यानी समश्रुत मतलब सुनने में समान, भिन्नार्थक यानी अर्थ के अकॉर्डिंग भिन्न, यानी कि सुनने में समान लेकिन अर्थ में भिन्न वाले शब्द इसको कहते हैं, ठीक है। अंश और अंश में अंतर स्पष्ट करना है, तो कैसे अंतर स्पष्ट करोगे, आइए देखते हैं। मैं बिल्कुल हर चीज को एक्सप्लेन करके, ऐसा नहीं कि बस आपको क्वेश्चन परोस दिया या बस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, भैया रट लो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लो कहीं से जाके, सब आपको हल करके दे रहा हूं, बस याद करना है, क्लासेस अटेंड करने हमारे। अब देखो अंश और अंश का अंतर स्पष्ट करना है, तो अंश का मतलब हिस्सा होता है, पार्ट होता है, ठीक है, अंग होता है कह सकते हैं, या टुकड़ा कह सकते हैं। और ये वाला जो अंश है इसका मतलब होता है बाह या फिर भुजा या बाजू कहते हैं इसको, ठीक है। अंतर याद कर लो, ये वाला जो अंश है जिसमें बड़ा शा का प्रयोग होता है, इसका मतलब हिस्सा, टुकड़ा, अंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंश छोटा सा वाला होता है वो उसका मतलब होता है बाह, भुजा या फिर बाजू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। तो आप सबको पता होगा कि या रा लावा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं भैया, ये अंतस्थ व्यंजन है, और क्योंकि इनका उच्चारण स्थान, स्पर्श और ऊष्म वर्णों के माध्यम में होता है या माध्यम से होता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। देखो भैया स्वर किसे कहते हैं, कितना आसान सा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, इसको एक लाइन में इसका परिभाषा देना है और 1 नंबर प्राप्त करना है आपको। आइए बिल्कुल आपको हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिखाता चलूंगा। चलिए स्वर किसे कहते हैं, स्वर वह वर्ण है, ऐसे ही लिखिएगा बढ़िया नंबर मिलेगा। स्वर वह वर्ण है जिसे उच्चारण करने या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ, ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हो 11। हालांकि केवल स्वर किसे कहते हैं यही लिख दोगे एक लाइन में तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर अच्छे से लिखते हो तो मतलब कोई काट नहीं सकता नंबर आपका। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखो अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द लिखिए। 2 शब्द आपको दिए गए, 2 शब्द के विलोम पूछे गए, बस लिख के बताना है, अंतर यही है, लिख के बताना है। तो बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय में डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम आपको बताना है, हाँ विलोम ही बताना ना। तो आइए देखिए अर्वाचीन किसको कहते हैं और उचित किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी अर्वाचीन, और देखो अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नवीन, तो इसका उल्टा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन। उचित का क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। कितना आसान था। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अति लघु उत्तरीय का, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, कोई बताएगा कमेंट करके, अनुस्वार किसे कहते हैं। ये सब आपने मन से मुंह जबानी आंसर कर सकते हो, बस आंसर करते रहो फटाफट। अनुस्वार किसे कहते हैं, ये तो मैं लिख कर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि लिखना कैसे वहां पर। अनुस्वार वे होते हैं जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी में अनुस्वार को इस तरीके से इंगित करते हैं, जैसे श्रृंगार, इसमें लगा अनुसार, गद्य, उपरांत, सौंदर्य, गद्य नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 अति लघु उत्तरीय का 11 नंबर है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। शब्द और पद से आप क्या समझते हैं, बस आपको 2 लाइन में इसका उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है,
ठीक है, चलिए देखिए, शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द, हेडिंग डालना, शब्द शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। शब्द एक सार्थक वर्ण समूह है जो भाषा के आवाज और अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। शब्द, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। पद शब्दों का संगठन है जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और सार्थकता को व्यक्त करते हैं, एक अर्थ प्रकट करता है एक वाक्य। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की देखो, तो 11 तक क्या हो गया हमारा, अत लघु उत्तरीय भी हो गया कंप्लीट। अब हमारा यहाँ पर 12 नंबर से लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर आपको मिलेगा, जिससे थोड़ा सा लंबा लिखना होगा इसके लिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो सार्थक समानार्थक शब्द लिखना है। यानी कि अग्नि, अमृत और गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखना है। तो अग्नि का एक तो आग लिख सकते हो, कृषाणु लिख सकते हो, ठीक है। अमृत का क्या लिख सकते हो, अमृत का अम्लीय लिख सकते हो। आइए मैं लिख के सब कुछ लाए हूं, आपको दिखा देता हूं फटाफट। चलो, अग्नि का 2 समानार्थक, आग अनल लिख सकते हो, अग्नि लिख या फिर वायु सखा लिख सकते हो। कृषाणु भी पर्यायवाची होता है अग्नि का। अमृत का सुधा, पीयूष, अमीय ये सब होता है। गणेश का लंबोदर और गजानन लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आंसर कर देना। 2 शब्द आपसे पूछा गया था। अब अगला देखो, विकल्प 2 नंबर मिल जाएगा भाई, इतना लिखना है। इसमें क्या लिखना है, एक पेज का भी नहीं है, 2-4 शब्द लिखना है बस। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, बहुत आसान पेपर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों का को एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। आइए देखते हैं, इस विराम चिन्ह को आपको बस इंगित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, अल्प विराम वाक्य के बीच में जहां बहुत ही कम समय के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम इस तरीके से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आपको बाकायदा हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है, 1-2 लाइन में काम नहीं चलेगा। उदाहरण दिया, राम, सीता, बीच में आबलिंग लगाया ना, लक्ष्मण और हनुमान सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यहां पर ये जो लगा हुआ है ये अल्प विराम है। राम रुके, सीता रुके, फिर लक्ष्मण और हनुमान सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये अल्प विराम, यानी थोड़ा सा रुकना रहता है। इसके बाद अर्ध विराम, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम में क्या होता है, अल्प विराम के ऊपर एक और बूंदी लग जाती है तो वो अर्ध विराम हो जाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो, सूर्यास्त हो गया, रुका गया। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। ठीक है, अगला देखो, पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, यानी इस तरीके से खड़ी डंडी लगाया जाता है। उदाहरण है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया और लगा दिया तो ये वाक्य पूर्ण हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य पूछा गया था तो इसका ये चिन्ह है का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, कोई प्रश्न आपने पूछा तो ये आप प्रश्न का चिन्ह लगाओगे। तो इस तरीके से आप लिखोगे, 2 नंबर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पठन का अर्थ क्या है। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण के 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 2 विशेषताएं लिखना है और पठन का अर्थ बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी पाठ को या पुस्तक के किसी भाग को स्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना पठन कहलाता है। पठन के समय के शब्दों को देखते हैं जिससे उनका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है और शब्द भंडार में वृद्धि भी होती है पढ़ने से। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की 2 विशेषताएं मानी गई हैं। पहली विशेषता ऐसे लिखना, यह वाचन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अभी तक केवल इसी के आधार पर ही यह निर्णय किया जाता है था कि बालक वाचन की क्रिया में कहां तक निपुण है। दूसरा है, जहां बालकों के लिए आवश्यक है कि वे शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण जाने, वहां यह भी आवश्यक है कि शब्दों को पढ़ते समय उन्हें अर्थ का भी प्रतीत हो। ठीक है, कि क्या इसका मतलब है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखो, कविता शिक्षण में के विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को आपको लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे 15 नंबर का उत्तर। ठीक है, तो देखो भैया, देखो कविता शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्य कुछ निम्न प्रकार हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट जितने याद हो उतने लिख सकते हो आप। जैसे पहला है कविता के द्वारा आनंद का वातावरण पैदा करना। दूसरा है कविता गाकर अभिनय द्वारा पेश करना। तीसरा है कविता के प्रति रुचि पैदा करना। चौथा है कविता का कंठस्थीकरण करना। पांचवा है कविता को रंगमंच के माध्यम से पेश करना। छठा है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सातवां है कवि की अनुभूति का ज्ञान करना।
8वां है काव्य की विभिन्न विद्याओं का ज्ञान प्रदान करना। 9वां है भाव गति यति लय आरोह अवरोह एवं क्रमानुसार कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना। और 9वां है विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, उद्देश्य हैं कविता शिक्षण के। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का सीरीज चल रहा है। 16 नंबर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, सा उदाहरण स्पष्ट करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखो, संयुक्त स्वर वे स्वर हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, कुल संयुक्त स्वरों की संख्या कुल 5 है, जो जिसे इस प्रकार है ए ऐ ओ औ ऋण। उदाहरण के तौर पर आ मिलकर आ या आ मिलकर ई, आ या फिर ई मिलकर ए बनता है। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ में अगर ई मिला दिया जाए तो भी ए बनेगा। छोटा आ या बड़े आ के साथ ऊ मिला दिया जाए तो ओ बनेगा, और आ और बड़ा ऊ मिला दिया जाए ओ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से संयुक्त अक्षर बनता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये रहा प्रश्न 17 नंबर। मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, नहीं मतलब हो, और एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य क्या है और इसको सा उदाहरण स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं फटाफट। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी के सब्जेक्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा पेपर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हल करवाया पेपर। मिश्रित वाक्य का अभिप्राय और उदाहरण बताना है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, जिस वाक्य में मिश्रित वाक्य क्या है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य उस वाक्यों को कहते हैं जहां एक से अधिक वाक्य होते हैं, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है, यानी बाकी के वाक्य जो है उसी पहले वाले पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लड़के मेहनती होते हैं, एक सेंटेंस बनाइए, एक वाक्य बना, वे अच्छे होते हैं। लेकिन अब ये वे कौन अच्छे होते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं। जैसे ही शाम हुई वह चली गई, तो वह चली गई कब, जैसे ही शाम हुई, तो पहले वाले पर ही आश्रित है दूसरा वाक्य। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न शायद इस पेपर का, क्योंकि सिर्फ 18 प्रश्न आते हैं आपके 25 नंबर के पेपर में। तो अगला आखिरी प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वर्तनी लिखने की आवश्यकता क्या है और क्या महत्व है इसका, क्यों हमें शुद्ध लिखना चाहिए, ये आपको लिखना है। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर यह है, देखिए, भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियां बहुत बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम चरण होता है। ठीक है, हिंदी भाषा उन्नत के पथ पर अग्रसर हो रही है तथा इसके राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होने के बाद इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो इसे शुद्ध, समृद्ध, सर्वोपरि प्रिय एवं सर्व समृद्ध बनाने हेतु उच्चारण की शुद्धता की तरफ ध्यान देना परमावश्यक है। शुद्ध वर्तनी का महत्व निम्न है, किसी भाषा की एक रूपता बनाए रखने, जनता के भाषा प्रयोग में आने वाली विकृतियों से बचने के लिए वर्तनी का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है। सही वर्तनी का अर्थ शब्दों को में सही शब्द लिखना, यानी शब्दों में सही शुद्ध शब्द लिखना। तो ये हो गया भैया आपका हिंदी का भी पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया 2025 का। यही प्रश्न आएंगे, ऐसे ही आएंगे। आप लोग बाकी क्लासेस जो करवाए हैं, सब्जेक्ट जो करवाए हैं, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उनको देख लीजिए और नोट्स ले लीजिए इस नंबर पर मैसेज करके, और इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो पेपर लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको पेपर वगैरह, ठीक है, और सोल्यूशन के साथ में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी मिल जाएंगे, एक बार चेकआउट जरूर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसा लगा लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो भैया चुपके से।